जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइल दागने का सिलसिला जारी है युद्ध भूमि में। आज इसी पर चर्चा करेंगे और दोनों तक यानी कि देशों तक भी युद्ध की आग फैलने की संभावना जो बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी बीच जॉर्डन से लगातार दूसरे दिन ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और कुवैत की सेना का कहना है कि ईरान के एक हमले में एक चीनी कंपनी की इमारत निशाना बनी है, जिसमें एक कर्मचारी की मौत हो गई और हमले में उत्तरी कुवैत स्थित इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब जॉर्डन की वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान से दागी गई 5 मिसाइलों को मार गिराया। ये हमले जॉर्डन स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर पहले हुए ईरानी मिसाइल हमले के जवाब में किए गए। पहली बार मिस्र यानी कि इजिप्ट के दमियाता बंदरगाह पर एक भीषण ड्रोन हुआ है। इस आत्मघाती ड्रोन हमले में प्राकृतिक गैस यानी कि एलएनजी ले जा रहे 2 विशाल समुद्री जहाजों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। हमले के तुरंत बाद दोनों जहाजों में भयानक आग भी लग गई। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी एम्ब्रे के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक निशाना बनाने वाले जहाजों में एक अमेरिका का फ्लोटिंग स्टोरेज यानी कि तैरता हुआ गैस भंडारण केंद्र है, जबकि दूसरा जहाज यूनान ग्रीस का गैस टैंकर है। मिस्र के प्रधानमंत्री कार्यालय ने खुद शुरुआती जांच के बाद इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत ड्रोन अटैक किया गया है। गनीमत यह रही कि इस बेहद खतरनाक हमले में किसी की घायल हो रही या फिर हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि अब तक अमेरिका का करीबी सहयोगी मिस्र इस पूरी जंग में सीधा निशाना बनने से बचा हुआ था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस हमले के पीछे सीधे तौर पर ईरान या उसके किसी सहयोगी संगठन का हाथ होने की पुष्टि होती है तो यह युद्ध अब एक महायुद्ध यानी कि फुल स्केल वॉर में तब्दील हो सकता है। तो वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर एक ऐतिहासिक समझौते का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा है कि बोर्ड ऑफ पीस ने गाजा में हमास समेत तमाम हथियारबंद संगठनों की पूरी तरीके से निशस्त्रीकरण पर सहमति बना ली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपने 20 सूत्रीय प्लान की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी इसको बताया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस समझौते की जानकारी साझा की। ट्रंप ने लिखा, यह समझौता गाजा में एक नई फिलिस्तीनी सरकार के गठन की दिशा में बेहद अहम कदम है। यह नई सरकार फिलिस्तीनी नागरिकों की भलाई के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी। इस समझौते का मकसद इजराइल को पूरी सुरक्षा देना है ताकि भविष्य में गाजा की धरती का इस्तेमाल किसी भी आतंकी हमले के लिए न हो सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि यह पूरा समझौता कई चरणों में और बेहद सोच समझकर लागू किया जाएगा। जैसे ही गाजा में हथियारों की पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, इजरायली सेना वहां से पीछे हट जाएगी। इसके बाद गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और स्थानीय फिलिस्तीनी पुलिस के हाथों में चली जाएगी, उनके हाथों में दे दी जाएगी। ईरान के साथ कनेक्शन अब भारत, चीन और रूस की कुछ कंपनियों को बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिका ने एक बड़ा वैश्विक नेटवर्क ध्वस्त करते हुए 6 संस्थाओं और व्यक्तियों पर कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन कंपनियों पर आरोप है कि ये ईरान की महान एयर के लिए जनरल सेल्स एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। अमेरिका का दावा है कि महान एयर कोई साधारण सिविलियन एयरलाइन नहीं बल्कि ईरानी सेना यानी कि IRGC के लिए हथियार, लड़ाके और खतरनाक ड्रोन सप्लाई करने का जरिया भी है। और इस कार्रवाई के जद में भारत की स्काइज ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड भी आई है, जो साल 2020 से भारत में महान एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके अलावा चीन की 2 लॉजिस्टिक कंपनियां, रूस की एयर कार्गो प्रो और ईरान की एक IT फर्म दादनेगार स्टार्टअप स्टूडियो पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट की ओर से 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी गई है कि जो भी IRGC या फिर महान एयर को वित्तीय या फिर व्यावसायिक मदद देगा उसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली से पूरी तरीके से काट दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। पेंटागन और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि ईरान की प्रतिबंधित कंपनी दादनेगार मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायली मिलिट्री ठिकानों की लोकेशन ट्रेस कर रही थी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हैं वो ईरान को लेकर बहुत अच्छी तो नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कई जो खबर है वो थोड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजताब जुड़ गए हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है सर। डॉक्टर अजताब, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। ज़रा ये बताइए पहले तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हमास और इजराइल के बीच में समझौता हो गया है, एक छोर पर क्या युद्ध विराम के संकेत मिल रहे हैं और दूसरा छोर जो हमास से बिल्कुल सटा हुआ था मिस्र, वहां पर अटैक की जो खबर सामने आई है, ये किस तरीके के हालात अब इस पूरे युद्ध में पैदा कर रहे हैं? क्या ये एक्सकेलेट होता दिखाई दे रहा है?
देखिए, जो हमास और इजरायल के बीच समझौते की बात हो रही है, ये हम्म। राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से अनाउंसमेंट तो हुआ है, बट अभी तक इजरायल ने इस पे साइन नहीं किया है, जो खबरें आ रही हैं। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जो 8 महीने के प्रयासों के बाद, और राष्ट्रपति ट्रंप को ये क्रेडिट जाता है कि ये हमास के और जो डिसआर्मामेंट है, हमास का और इजरायल का विड्रॉल का, ये एग्रीमेंट हुआ है। निश्चित रूप से एक ही बहुत ही वेलकम स्टेप है, और हम उम्मीद करते हैं कि पैलेस्टाइन में शांति बहाल होगी, लेकिन ये अभी बहुत लंबा सफर होगा। हम्म। दूसरी तरफ जो आपने कहा, ईरान और अन्य मोर्चों पे जो लड़ाई है वो तो जारी है। अभी भी ईरान अपनी अटैक को रोका नहीं है। जैसा आपने कहा संजय जी की, जॉर्डन में जो अटैक हुआ है, खबरें आई है कि वहां F-35 अमेरिका के 3 विमान को उसने नष्ट कर दिया है। कुछ हम्म। सैनिकों के भी घायल होने की खबर है। तो इससे तो वॉर एक तरह से उधर बढ़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ इजिप्ट में जो अटैक की बात है कि अमेरिका के एक टैंकर पे अटैक हुआ है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो ईरान की तरफ से है या उसके प्रॉक्सी की तरफ से है। निश्चित रूप से अगर वो कंफर्म होता है तो लड़ाई और बढ़ने के आसार दिखेंगे। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें ये कहना कि अभी पूरी तरह से एक संघर्ष विराम आगे बढ़ेगा और जो कहते हैं बातचीत के टेबल पे आएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल लग रहा है। माथुर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सर, जरा अब ये बताइए कि इस युद्ध में इजिप्ट मिस्र के ऊपर किसने अटैक किया होगा? क्या ईरान की भूमिका आपको लगती है? और अगर ये ईरान इसने कर दिया है ऐसा काम, तो फिर इसका परिणाम क्या अमेरिका अब और ज्यादा आक्रामक होगा? संजय, देखिए, बिल्कुल इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। हम्म। एक पॉसिबिलिटी जो कहा जा रहा है कि शायद कोई फॉल्स फ्लैग, जो ईरान का ये मत है कि कोई इसराइल ने या किसी अमेरिका ने स्वयं ने फॉल्स फ्लैग वहां पर किया है, हम्म। ताकि ईरान को और बदनाम किया जा सके, या ईरान के ऊपर ये आक्षेप लगाया जा सके कि वो इस युद्ध को आगे भड़का रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। और दूसरा मत ये है कि ईरान के किसी ऐसे प्रॉक्सी ने या आईआरजीसी के किसी ऐसे उनके ऑर्गेनाइज एक सिस्टम ने या उनके एक छोटे हिस्से ने वहां पर हमला कर दिया है, जिसकी हम्म। कि ईरान की सैन्य जो जो ईरान की जो जो लीडरशिप है उसको भी खबर नहीं है। हम्म। जो वो संभावना मुझे कहीं ज्यादा लगती है। हम्म। ईरान का हाथ, संजय, मैं मान रहा हूं इसके अंदर काफी ज्यादा है। क्योंकि मैं वजह बताता हूं आपको। क्योंकि ईरान के मत में जो मिस्र की भूमिका रही है इस पूरे संघर्ष के दौरान, वो भूमिका ईरान को ये लगता है, महसूस हो रहा है, खास करके ईरान के कट्टरपंथी विचारधारा वाले, जिहादी मानसिकता वाले लोगों को, कि मिस्र ने उनका साथ नहीं दिया। वो हम्म। मिस्र कहीं ना कहीं इसराइल के साथ रहा, और इसराइल के साथ नहीं तो कम से कम यूएस के साथ लगातार रहा, और इसराइल पे कोई दबाव नहीं बनाया। क्योंकि मिस्र का बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो इसराइल के साथ लगता है, और वो चाहता है, दबाव बनाना चाहता तो बना सकता था, ये उनका मानना है। हम्म। तो पूरी पूरी संभावना, संजय, मेरे तरफ से, मेरे आकलन के अनुसार ये है कि इसमें ईरान का या ईरान के प्रॉक्सीज में से किसी का निश्चित रूप से हाथ है। आप हम्म। देखिए, जिस प्रकार से ईरान बाबल मंदिर में, लाल सागर में इस युद्ध को आगे और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, उससे ये बिल्कुल क्लियर है। और एक बात जो मैं सुबह भी कह रहा था वो ये है कि अब जो ईरान का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं एस्केलेटरी डोमिनेंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। कि भाई, पहले वो रिएक्ट करते थे, अब वो स्वयं एस्केलेट कर रहे हैं। जॉर्डन पे जो हमले हुए हैं वो अमेरिका के हमलों के बदले में नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस जैसे वो जॉर्डन पे हमले कर रहे हैं, हम्म। उसमें पूरी पूरी संभावना बनती है कि उन्होंने इजिप्ट के ऊपर भी कोई अटैक किया है। ड्रोन या कोई चीज दाग दी हो। हम्म। संजय, नहीं, लेकिन ये सर समझ में आ रहा। अब तक तो हम देख रहे थे बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया और इन इलाकों को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब ये युद्ध उधर घूम रहा है। जॉर्डन, मिस्र, इसके अलावा और कई देशों पर, छोटे छोटे जो वहाँ पर हैं उन पर यह टारगेट किया जा रहा है। क्या ये अब खींच के तौर पर ईरान कर रहा है? और दूसरा यह कि मिस्र का इतिहास बिल्कुल सही आपने कहा, और एक तरह से वो भी खलीफा के तौर पर ही जाना जाता है। लेकिन फिर तो ये जो कहानी है, ये तो जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के बाद, वो तो बेमानी साबित होती है। और अगर ये है तो फिर ईरान के लिए मुश्किलें आने वाले वक्त में और खड़ी होंगी, क्योंकि अपने ही लोगों को ये धीरे धीरे दुश्मन भी बनाता जा रहा है। देखिए देखिए संजय,
बिल्कुल क्लियर है। मुस्लिम ब्रदरहुड की जब हम बात करते हैं, उसका आपके पास इतने प्रमाण आपके पास हैं। आप देखिए आज कहां पर सूडान में क्या मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है, हम्म। अफगानिस्तान से पाकिस्तान लड़ रहा है। ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इनके अंदर बिखराव है। और हम्म। हर एक मुस्लिम देश जो है वो खलीफा बनकर के आगे आना चाहता है, चाहे वो सऊदी हो, तुर्की हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो। तो मेरा ये मानना है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड की हम बात करते हैं वो कहीं नहीं नजर आ रहा है। और हम्म। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं सऊदी अरब में, अरब देशों में। वो हम्म। उनका ये मानना है वो आज भी इजराइल से ज्यादा बड़ा बड़ा थ्रेट जो है वो ईरान को समझते हैं। तो हम किस मुस्लिम ब्रदरहुड की कहीं बात कर रहे हैं? तो हम्म। वो जो चीज है वो एक अलग से सोची समझी जा सकती है। उसमें कुछ मुस्लिम देश जिनके कॉमन उद्देश्य हो सकते हैं संजय, वो इकट्ठे आ सकते हैं। तुर्की जो एक मुस्लिम नाटो टाइप चीज वो बनाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज ईरान तमाम इस्लामिक नेशंस के ऊपर हमला कर रहा है, मुझे बताइए, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, जॉर्डन, जॉर्डन का तो जो राजा है वो मोहम्मद साहब का डायरेक्ट 42वां डिसेंडेंट है। और हम्म। सऊदी अरब, सारे मुस्लिम देशों पर ईरान के हमले हो रहे हैं। तो कहां किस मुस्लिम ब्रदरहुड की हम बात कर रहे हैं? हम्म। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आज ईरान चाहता है कि ईरान का वर्चस्व पश्चिम एशिया के तमाम देशों के ऊपर बने। और ये इस वजह से वो हर एक जगह अपने हाथ पांव फैलाने की कोशिश कर रहा है। संजय, एक चीज और मैं बताने का प्रयास करूंगा जी। कि ईरान को डिल्यूजन है कि उसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को सामरिक तौर पर हरा दिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी गलत उनकी सोच विचार है। और इस वजह से उनको जो किक अंदर से मिल रही है, उसके कारण वो इस युद्ध को और आगे फैलाते चले जा रहे हैं। उन्होंने यूरोपियन देशों को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं, रूस को भी कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ कहा है। तो इस प्रकार से उनको ये शायद लगता है कि हम पूरी दुनिया को एक साथ हैंडल कर लेंगे, यूक्रेन को भी हम बर्बाद कर देंगे, लंदन पर भी हमला कर देंगे, पेरिस में भी हमला कर देंगे। ये मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो डिल्यूशन, इस अतिवादी जिहादी मानसिकता की आईआरजीसी और खामनेई की जो हम्म। जो सोच विचार है उसमें आया है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं बता रहा हूं, यही ईरान के पूरे डिबैकल का कारण बन सकता है। ईरान अभी भी ये बात जानता है अंदर ही अंदर कि वो सामरिक तौर पर अमेरिका को नहीं हरा सकता। वो इस बात को जानता है। हम्म। और इसी वजह से आप देखिए, ये बार बार कहता हूं मैं कि इसराइल पे क्या कोई हमला हुआ? इसराइल ने कोई हमला बंद नहीं किया, ना गाजा में, ना हिजबुल्लाह के ऊपर। फिर भी इसराइल के ऊपर एक मिसाइल उन्होंने नहीं दागी। अमेरिका के किसी भी युद्धपोत की ओर एक भी मिसाइल इसराइल ने नहीं दागी। वो जानते हैं कि इस प्रकार का कुछ करने का जो जो अर्थ होगा और जो इसका उसका रिटेलिएशन आएगा, वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ऑलरेडी उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, और शायद उनकी जो मस्कीटो फ्लीट है वो भी काफी हद तक डिप्लीट हो चुकी है। तो ईरान को इस बार के में पूरा पूरा हम्म। अंदेशा है। लेकिन हम्म। जब तक ये जिहादी मानसिकता वाले नेतृत्व के कब्जे में ईरान रहेगा, तब तक ये आप देखते रहेंगे कि चाहे वो जॉर्डन हो या मिस्र हो या कोई भी और हो, उनके ऊपर एक्शन होता रहेगा। और वो यूरोपीय देशों को भी धमकाएंगे, यूक्रेन को भी धमकाएंगे, और हर एक को धमकाएंगे। एक और हम्म। चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पास बाकायदा मदद आ रही है पाकिस्तान के रास्ते, चीन से। हम्म। एयर डिफेंस उन्होंने, शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल्स उनको दी हैं। उसकी वजह बताता हूं कि ईरान की एयर डिफेंस जो है वो बिल्कुल लगभग समाप्त हो चुकी है। और इस चीज का उसको इतना ज्यादा उसकी आवश्यकता है कि अगर ये उनके पास नहीं पहुंचेगी तो अमेरिका और इजराइल मिलके पूरे फ्रीडम के साथ उनके ऊपर हमले कर सकते हैं। और ये एक चीज और दर्शाती है संजय कि हम्म। ईरान भी तैयारी कर रहा है एक लंबे और एस्केलेटरी युद्ध की। हम्म। अच्छा, ये जो एक खबर आई है डॉक्टर अजताब कि जो आईआरजीसी हैंडल्ड कहा जाए या ऑपरेटेड जो एयरलाइंस है उसके जरिए हथियारों की तस्करी की जा रही है, ईरान में लाया जा रहा है। दूसरा, ईरान ने गलती कर दी है क्या? क्योंकि कुवैत में एक चीनी कंपनी की बिल्डिंग थी, उस पर हमला किया गया, एक नागरिक मारा भी गया है, ये खबर है। और एक बड़ी अपडेट ये अमेरिका से आई, आपको भी पता होगा कि जो वहाँ के सीनेट में इस बात को लेकर रखा गया था कि भाई युद्ध रोका जा सकता है, ये जो प्रस्ताव था वो गिर चुका है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन मिल चुकी है। अब वहां कोई इफ एंड बट नहीं होने वाला है। ये अगर तीनों घटनाओं को जोड़ा जाए तो आने वाले वक्त में क्या संकेत मिलते हैं?
देखिए संजय जी, जो अभी सीनेट में पास हुआ है सिर्फ एक वोट से पास हुआ है। दैट शोज कि अभी भी अमेरिका में राजनीतिक जो कह रहे हैं तकरार या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है। और राष्ट्रपति ट्रंप को अभी ऐसा नहीं है कि परमिशन मिल गया, क्योंकि दूसरे हाउस से भी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास होना बाकी है। और दूसरी तरफ देखिए, वहां पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का मूड भी राष्ट्रपति ट्रंप के अगेंस्ट जाता दिख रहा है। पिछले टर्म में जो उनकी लोकप्रियता थी उससे भी 2% घट के अभी 33% पे उनकी लोकप्रियता आ गई है। उनके युद्ध की नीति को अमेरिका की जनता ब्रॉडली नकार रही है। तो एक तरफ राजनीतिक जो कह लीजिए दांवपेच या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करता है, दूसरा तरफ पब्लिक मूड भी अभी इस वॉर को बढ़ाने के फेवर में नहीं दिखता है। तीसरा जो आर्थिक वहां पे अभी दबाव पड़ा है अमेरिका पे, इस युद्ध के खर्च जो कहा जा रहा है 110 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ऑफिशियली तो वो 37.5 अरब डॉलर कहते हैं। तो ये सारी चीजें, वहां जो गैसोलीन के प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं, इसका असर अमेरिका के राजनीति पे भी, उनकी जो घरेलू नीति है उस पे भी पड़ा है। दूसरी तरफ जो विदेशी उसके पार्टनर हैं अमेरिका के, चाहे वो नेटो हो चाहे गल्फ के देश हो, ये कोई नहीं चाहता कि उस युद्ध को बढ़ाया जाए। तो इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इतनी तबाही बर्बादी के बावजूद भी ईरान अभी भी पूरी तरह से सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है। भौगोलिक स्थिति उसके साथ है, भले ही उसकी जिहादी मानसिकता हो, लेकिन जज्बात और कह लीजिए शहादत की जो उसकी एक थिंकिंग है वो उसके साथ है। तो इसलिए वो टिकने की स्थिति में है। और जो आपने कहा इजिप्ट की बात, या आपने कहा कि जो और छोटे मोटे अटैक चीन के कंपनी पे हुए हैं, हाँ। देखिए वो पार्ट ऑफ है, चूंकि कुवैत में चीनी कंपनीज भी एक्टिव हैं, ऑपरेशनल हैं, और वहां पे इसने कुवैत को, कहने को तो इसने अमेरिकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उस पे टारगेट किया है, बट इधर उधर से उसको बिखर के कह लीजिए ड्रोन कहीं भी जा सकता है, इतना टारगेट से फिसल गया होगा। तो वो मुझे संभावना ज्यादा दिख रही है। वैसे ही इजिप्ट में जो उसने अटैक किया है वो उसने किया है या नहीं किया है कहना मुश्किल है। और जॉर्डन में जो अटैक किया है वो तो इस कह रहा है कि हम उसके इंस्टॉलेशन पे किए हैं। तो मुझे लगता है ईरान की शुद्ध नीति एकदम है कि किसी भी तरह इस युद्ध को लगातार बढ़ाए रखा जाए। तेल के दाम बढ़े रहेंगे तो उससे ईरान को फायदा है, ईरान प्रेशर बनाने की स्थिति में है गल्फ के देशों पे भी। और देख लीजिए, उसने अभी सऊदी अरब को चारों ओर से घेर लिया है। एक तरफ तो हॉर्मुज में उसने बंद कर दिया है, दूसरी तरफ बाब अल मंदेब में भी अपने प्रॉक्सीज के थ्रू सऊदी को घेर लिया है। इसीलिए इस बौखलाहट में अब सऊदी ने जो इंटरनेशनल फोर्स एक कोalition की जो वकालत की है, जो बनाया है, उसका परिणाम यही है। आऊंगा सर, आऊंगा। सही आपने कहा, सऊदी अरब एक अलायंस बनाने की तैयारी कर रहा है और कहा जा रहा है कि इसने लगभग 50 देशों को न्योता भेजा है ताकि रेड सी में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आऊंगा सर, इस पर भी एक छोटे से ब्रेक ले जा रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए।